Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Navya and today again I'm there with the video of grade 8 social science, and we were doing the series of question answers related to history, geography, political science. We have already discussed the history chapter 1 important questions. If you haven't watched that video, go and check it out. Then we have also done it for geography chapter number 1. Again, you need to go and watch it, and today we are going to do it for political science chapter number 1. So without wasting much time, let us start again. This video is all about important questions, very important questions which are expected to be there in your exam. इस वीडियो को देख के जाओगे एग्जाम में, और अगर ये चैप्टर सिलेबस में आ रहा है, डेफिनेटली क्वेश्चंस इसी वीडियो से आएंगे, आई कैन गारंटी. ऑल राइट, सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट. चैप्टर नंबर 1. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वर्ड बहुत भारी वर्ड है, वेरी हैवी वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अभी 8th लेवल पे इतना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें. सो लेट अस डिस्कस डायरेक्टली द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द चैप्टर. दे आर नंबर 1, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है तो पहले पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. अगर एक शॉर्ट में बोलना हो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सो आई कैन से that constitution is a rule book. What it is a rule book. एक बुक है रूल्स की जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न. तो कंट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए एक बुक जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, कुछ लॉज लिखे हुए हैं, उस पूरी बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. फाइन, सो सिंपल थिंग. और रिटन डॉक्यूमेंट, वैसे दिस रिटन इज नॉट नीडेड बिकॉज ज़रूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही हो. एवरी कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट वी कैन से इन विच वी फाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट एवरी पर्सन इन अ कंट्री हैज़ टू फॉलो. सो ऑब्वियसली रूल्स रेगुलेशन सिर्फ बुक में लिखने के लिए तो बने नहीं है. अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम. ऑल द सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दोज रूल्स, and then only a country can be properly administered or governed. So it is a rule book which helps us to govern the country in a better manner, or it is a document which contains rules and regulations that every citizen is expected to follow. That is a constitution. Another important term related to this chapter is democracy. आपने नेपाल का केस यहाँ पे पढ़ा होगा कि नेपाल कैसे पहले मोनार्की था और फिर उसमें डेमोक्रेसी सेटअप हो जाती है, फिर मोनार्की हो जाती है, फिर मतलब डेमोक्रेसी से मोनार्की आती है, मोनार्की से फिर डेमोक्रेसी आती है. सो पूरा केस हमने पढ़ा है. सो नेपाल का ही था. सो व्हाट इज डेमोक्रेसी एक्चुअली? सो इन द वर्ड्स ऑफ इब्राहिम लिंकन वी कैन से दैट इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. Everything related to people are the citizens, the people, they are the key player in this democracy. So the things are decided by the people, the things, everything revolves around the people. ठीक है, people are the common people, the citizens of the country. So Abraham Lincoln has given this definition of democracy, that it is a government, it is a type of government in which citizens, they are the key players. ठीक है. देन मोनार्की. व्हाट इज मोनार्की? इस डेमोक्रेसी में तो पीपल डिसाइड एवरीथिंग है ना, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव सारे उन लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं. मोनार्की में क्या होता है? देयर इज नो इलेक्शन इन द, मतलब द पीपल डज नॉट डिसाइड एवरीथिंग, इट इज द किंग और द क्वीन हु डिसाइड्स. ठीक है. सो द गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की. तो मोनार्की क्या होता है? जहाँ पे किंग या क्वीन का रूल होता है, जैसे कि यूके में है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, है ना, कि वहाँ पे किंग या क्वीन का ही रूल चलता है, तो वो मोनार्की है. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमारे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, फिर जिसकी मेजॉरिटी होती है वो वोटिंग होती है, मेजॉरिटी में जो जीतता है वही आगे रूल करता है. बट मोनार्की में क्या होता है? इट इज़ हेरिडिटरी, एंड मोनार्की में द किंग और द क्वीन विल रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली. फंडामेंटल राइट्स क्या होती है? फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारी राइट्स हमें दी हुई है, 6 राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ये क्या होता है? ये रिटन राइट्स हैं जो हर एक सिटीजन को मिली हैं, ताकि जो भी हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या हम कह सकते हैं जो स्टेट है, इट शुड नॉट मिसयूज इट्स पावर अगेंस्ट अस. सो वी हैव बीन प्रोवाइडेड अ सेफ गार्ड. मतलब एक सेफ गार्ड हमें प्रोवाइड किया गया है, हमें एक ऐसा गार्ड प्रोवाइड किया है विच, ये सिटीजन है, इसके सामने एक गार्ड है,
दिस इज द सेफ गार्ड एंड दिस इज फंडामेंटल राइट्स। ये किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स मिले कि जो गवर्नमेंट है और या फिर जो स्टेट है, जो हमारा नेशन है, इट शुड नॉट यूज। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती है ना, तो उस पावर का मिसयूज ना करें, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे पावर का मिसयूज ना करें, हमारे लीडर्स पावर का मिसयूज ना करें। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमें उसमें हेल्प करते हैं, बिकॉज अगर कोई हमारे किसी भी राइट का वायलेशन करेगा देन वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट, हम लोग केस कर देंगे, हम लोग फाइल केस कर देंगे एंड द प्रोसेस विल टेक प्लेस, और जो भी बंदा है जिसने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है दैट पर्सन विल फेस दी पनिशमेंट एज पर द लॉ। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स क्या है? दीज आर द रिटन राइट्स that would guard is very important, that would safeguard us against the misuse of the state power। state अपनी पावर का अगर मिसयूज करेगी in the independent India। फेडरलिज्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सिंपल मतलब है जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। जैसे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे जिसको के हेड पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, हर एक स्टेट में अलग अलग हेड्स होते हैं जिसको हेड चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, है ना। अलग अलग गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी एंटायर कंट्री के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट में अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, और फिर एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है जिसको रूरल एरियाज में भी कॉल इट पंचायत, अर्बन एरिया में भी कॉल इट म्यूनिसिपैलिटी। सो दैट नेशन या दैट एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फेडरलिज्म, जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पूरी इंडिया को रूल करिए, नो, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट विच takes into which deals with entire country, entire nation, then we have state governments in different states, then we have local government as well। in the rural areas उनको पंचायत बोलते हैं, urban areas में उनको म्यूनिसपैलिटीज़ बोलते हैं। ये सब आप पढ़ के आए हो इन योर जूनियर क्लासेस 5, 6, 7 में सब ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल समझ में आता है, लेवल को टीयर भी बोलते हैं। लाइक इंडिया वी हैव 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट, वन इज सेंट्रल, अनदर इज स्टेट एंड थर्ड वन इज लोकल। सो 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट या फिर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देन सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इट इज समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। सो सेक्युलरिज्म क्या होता है? वो नेशन जहाँ पे एवरी रिलीजन इज कंसिडर्ड एज इक्वल, every religion is considered as important, and the nation does not has any one particular religion as their official religion। like इंडिया का कोई official religion नहीं है। oh my god, so much chirping of birds। anyway, so secularism related to religion where a particular country is not having any official religion of the country। ऐसा तो नहीं है ना इंडिया का ये religion है, ऐसा नहीं है। so that is why we are secular। तो सेक्युलरिज्म में क्या होता है? कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता और सारे ही रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, एंड दैट इज अ सेक्युलर कंट्री। So a secular nation is the one in which the nation does not officially promote any one religion as the nation religion। जहाँ पे कोई भी एक रिलीजन पूरी कंट्री का रिलीजन नहीं बन जाता, वो सेक्युलरिज्म होता है। Then answer in one word, in which year did the National Congress मेक द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब हुई थी? 1934 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 1934 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उसने डिमांड किया था दैट वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वी शुड बी गिवन अ टास्क फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये डिमांड 1934 में की गई थी, बट किसी ने सुना ही नहीं। ब्रिटिश थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी इंडियंस ने जो मांगा वो दे दिया, इतने अच्छे थोड़ी थे। सो डिमांड फाइनली मीटअप होती है 1946 में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करते हैं। दे टुक 2 years 11 months and 18 days इन कंप्लीटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन जाता है। We adopt that and we implement, or the constitution came into force on 26th January 1950। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 और एक है 26 नवंबर 1949, 2 महीने का डिफरेंस है दोनों में। इस दिन हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट एक्चुअली केम इनटू एक्शन, इट एक्चुअली केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। तभी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 26 नवंबर को और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है जिसको हिंदी में गणतंत्रता दिवस बोलते हैं।
ठीक है, 2 महीने का डिफरेंस था. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हाई आर लीडर्स वेटेड फॉर 2 months. जब 26 नवंबर को बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो तभी क्यों नहीं अडॉप्ट करके इनैक्ट कर दिया था? वाई वी वेटेड फॉर 2 months और 26 जनवरी को ऐसा क्या खास था जो हम हमारे लीडर्स ने 2 महीने वेट करके 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को? इट केम इन टू फोर्स एंड फाइनली रिपब्लिक डे उस दिन मनाया गया. देयर इज अ रीजन फॉर दिस. गो एंड सर्च इट आउट. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. फाइन. सो ये छोटी सी स्टोरी थी. विच कंट्री अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इन 2007? ये नेपाल का केस जब पढ़ा होगा तो तब पढ़ा होगा आपने कि जब डेमोक्रेसी उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी फाइनली मोनार्की को हटा के, तो 2007 में वो एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं. इंटरिम मतलब जो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी प्रोविजंस जिसमें होते हैं, तो वो नेपाल ऐसी कंट्री थी, ये हमने पढ़ा है. देन व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड व्हेन इट केम इनटू फोर्स? तो अभी बता दें अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इट केम इनटू फोर्स एक्शन में कब आया? 1950 को. रीजन क्या था? 26 नवंबर और 26 जनवरी 2 महीने का डिफरेंस क्यों था? यू हैव टू गो एंड सर्च इट आउट. विच राइट गारंटीज इक्वालिटी टू एवरी पर्सन? क्वेश्चन इज विच राइट, मतलब कौन सा फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? गारंटीज इक्वालिटी टू एवरी पर्सन. तो कौन से राइट ने बोला है कि हर एक पर्सन इक्वल है? एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. सुनते हैं ना हम ऐसा, एवरी पर्सन इज इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, सो दैट इज राइट टू इक्वालिटी में ऐसा लिखा है कि हर एक बंदा इक्वल है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो. वेदर ही इज प्राइम मिनिस्टर, वेदर ही इज प्रेसिडेंट और एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, राइट? देयर इज द सेम पनिशमेंट, देयर इज द सेम प्रोसीजर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, एंड दैट इज व्हाट राइट टू इक्वालिटी सेज. देन नेम 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के. देयर इज अ डिफरेंट, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होता है. ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं. लेवल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दीज वर्टिकल लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये लेवल्स होते हैं वर्टिकल. जो ऑर्गन्स होते हैं 3 हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स की बात हो रही है, जो कि इंडिपेंडेंट वर्किंग होती है जिसमें सबकी. एक लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉ इम्प्लीमेंट करता है, मतलब जो लॉ बना उसको एक्शन में लेके आता है. एक जुडिशरी होती है जो लॉ जो बेसिकली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है. अगर किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व कौन करती है? जुडिशरी. जुडिशरी क्या होता है? सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. सुना है ना, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. सो दैट सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इज कॉल्ड जुडिशरी, जिसका टास्क होता है टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट इफ देयर इज एनी. तो ये हो गया. लेजिस्लेचर होता है एक ऑर्गन, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी. लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज, जुडिशरी सॉल्व द डिस्प्यूट्स. तो ऐसे याद रखना है. देन आंसर इन 1 सेंटेंस. इफ एनी ऑफ अ राइट इज एक्सप्लॉइटेड व्हाट कैन वी डू? अगर आपका कोई राइट कोई एक्सप्लॉइट कर दे या योर राइट इज टेकन अवे तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, कोर्ट ही तो जाओगे, और क्या कर सकते हैं ना. सो अकॉर्डिंग टू द 6th फंडामेंटल राइट, इफ एनी ऑफ अ राइट इज एक्सप्लॉइटेड देन वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट. वी कैन अप्रोच कोर्ट, और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है. कोर्ट जाना भी फंडामेंटल राइट है, विच इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. देन व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, पता होना चाहिए. द ट्रेड ऑफ ह्यूमन्स इज टर्म्ड एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन्स को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, विच इज a punishable offense. Obviously it is illegal. What would happen if there were no restrictions on the power of elected representatives? अगर जो हमारे elected representatives होते हैं, मतलब जो हम एज अ लीडर चुनते हैं, हम अपने MPs को चुनते हैं, हम MLAs को इलेक्ट करते हैं ना. सो अगर उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती, कोई भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना होते, तो क्या होता? अनलिमिटेड पावर होती तो बेसिकली क्या होता कि वो मिसयूज करते हैं अपने पावर का. बोलते हैं ना कि पावर करप्ट्स and absolute power corrupts absolutely. So more the power, more is the corruption, more is the chances of misuse. So if there were no restrictions, अगर कोई restrictions नहीं होते on the power of elected representatives, then they will act in arbitrary manner. मतलब अपनी मनमानी करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे. अपनी मनमानी करना is called arbitrary. So they will act in arbitrary manner and they will misuse their power. और वो अपनी पावर का misuse करेंगे. इसीलिए restrictions का होना बहुत ज़रूरी है. Unlimited powers नहीं देनी चाहिए किसी को in a democratic country. Then this is a short question. Short question again 3 नंबर का आता है, तो 3 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए. Why does a country need constitution? Constitution की ज़रूरत क्यों है? बुक में NCERT में 5-6 पॉइंट है, कोई भी 3 लिख देना. डिसेस में लिखा है it saves us from ourselves.
ठीक बात है. Sometimes we can take a decision, we can take hasty decisions which are actually not good for whole of the society. जल्दबाजी में कभी हम बोल सकते हैं ना, इफ़ वी आर वॉचिंग से न्यूज़ चैनल और उसमें करप्शन की कहीं ना कहीं बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ऐसे करप्शन करती हैं, सो वी मे फील कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दो, डेमोक्रेसी को हटाओ, मोनार्की लेके आ जाओ. But do you actually think monarchy will be a good option for our country? Obviously, no. So, to protect us from ourselves from taking these wrong decisions, which will go against whole of the society, कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन हैंड. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर देता. हमने बोल दिया और चीज़ें चेंज हो गई, ऐसे नहीं होता है. देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तो चेंज ही नहीं कर सकते. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे हेल्प करता है कि आप कोई भी चीज़ को रातों रात चेंज कर दो. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ मेकिंग चेंजेस और मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं बदली जा सकती हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज इट डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या मोनार्की हैं. डेमोक्रेसी है तो हमारे यहाँ किस टाइप के इलेक्शंस होते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का तरीका क्या है. सो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ती है. देन इट सेफ गार्ड अस फ्रॉम द पीपल हु मिस यूज़ देयर अथॉरिटी. तो अगेन हमारे लीडर्स जो हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हम पावर तो देते हैं बट एट टाइम्स दे में मिस यूज़ देयर पावर, और करते भी हैं रियल लाइफ में देखे तो, है ना. बट कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड देता है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जैसे हम लोग को अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा हमारे अगेंस्ट, तो हम लोग कोर्ट जाके वी कैन से दैट हमारा तो राइट टू इक्वालिटी है, वी शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सो वी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द पर्सन. सो इस तरह से हमें एक सेफ गार्ड मिला हुआ है. कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, कोर्ट में जाके केस कर दो. ठीक है. सो दीज फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड अस अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ पावर बाय द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. देन राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन योर ओन वर्ड्स. सो ये आप एक बार पढ़ लेना. बुक में सेकंड पेज में ही लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ लेना. सिंपल सी बात उसमें लिखी है कि एक किंग ज्ञानेंद्र थे, वो पहले कंट्री नेपाल क्या थी, डेमोक्रेसी थी. 2002 में आ जाते हैं किंग ज्ञानेंद्र और वो क्या करते हैं, मोनार्की को लेके आ जाते हैं. आर्मी की हेल्प से सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. कुछ टाइम तक वही चलता रहता है, लेकिन पीपल दे वांटेड डेमोक्रेसी, सो दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग. तो वहाँ बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए, बहुत सारी मूवमेंट्स हुई. मूवमेंट होते 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 2006 में फाइनली किंग ज्ञानेंद्र को हटा देते हैं. पार्लियामेंट वापस से आ जाती है, इलेक्शन होने लगते हैं और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है. ये पूरा प्रोसेस है नेपाल का. इसको आप बुक से पढ़ सकते हो, सिंपल है, 3-4 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हो. लॉन्ग आंसर्स बचते हैं, इनको हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स. Features of Indian Constitution and fundamental rights. 6 fundamental rights. These are 2 topics which should be done in detail. So I will discuss the question answer in such a manner कि पूरा चैप्टर का समरी भी आपको मिल जाए. सो अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सो इट्स बेटर कि हम इसको दूसरी वीडियो में कवर करेंगे. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. टिल देन यू डू दीज क्वेश्चंस. जिसने अभी ये करना है क्वेश्चन, तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर इन केस यू वांट, एंड आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन. तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है फॉर द आंसर. वैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो लिख लोगे आंसर अपने आप, नॉट अ बिग थिंग. सो ये 5 इसके फीचर्स हैं और फिर ये 6 फंडामेंटल राइट्स बताइए. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. फाइन. सो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अभी जितने क्वेश्चंस करें, डू देम प्रॉपरली. ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.